हेलो एवरीवन, वेलकम टू iXMB। सो दोस्तों, ओनली प्लेटफॉर्म टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, अपनी इस सीरीज में जिसमें हमने पिछली 5-6 वीडियोस में डिस्कस किया IBPS RRB के बारे में कि कैसे उसकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए और स्केल 2 के लिए कौन कौन से एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। और आज अपनी इस वीडियो में हम इस सीरीज में यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है? अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। अभी तक हमने बात की कि नोटिफिकेशन कैसा है, भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, कब फिल करना है, कैसे फिल करना है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। आप ये देखिए, जून का महीना ऑलरेडी चल रहा है। ओके, और ये एग्जामिनेशन जो शेड्यूल्ड है वो शेड्यूल्ड है सितंबर में, और अकॉर्डिंग टू आईपीएस कैलेंडर आप देखेंगे 29 ऑफ सितंबर को ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। सो आपके पास बीच में जुलाई है एंड उसके बीच में अगस्त है। सो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स में भी 10 डेज यहाँ 10 डेज यहाँ कम कर लीजिए तो लगभग आपके पास 2.5 महीने या 3 महीने बचते हैं। सो 3 मंथ्स का भी अगर आप लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 मंथ्स मतलब 12 वीक्स है। 12 to 14 वीक्स का अगर आप एक अच्छा टाइम शेड्यूल फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंस है बाकी एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में। IBPS AFO आपको पता है, सिंपल है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके बाद इसको भूल जाओ। एग्रीकल्चर से फाइनल जो 80% वेटेज है वो एग्रीकल्चर से और इंटरव्यू से। बट यहाँ पे बिल्कुल चीजें डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज है वो इसी का होने वाला है प्लस इंटरव्यू का होने वाला है। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि IBPS AFO में एग्रीकल्चर होता है। अब यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, बस इतना ही वेटेज है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश या हिंदी में से जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे उसके 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का वो होगा। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड क्वांट्स एंड DI 40 मार्क्स। और 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। अब इसमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना। सैलरी 1 लाख मिलेगी, बट कैसे? उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत क्या है? वो यही है। देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर है। यहाँ पे रीजनिंग या फिर क्वांट्स और मैं कहूँ कि इंग्लिश, ये हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम हर एग्जामिनेशन के लिए टारगेट करते हैं। यहाँ पे जो एक डिफरेंट है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस, और दूसरा है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज भी कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, क्योंकि हम सब उस टाइम से हैं जहाँ पे कंप्यूटर हमारे सब्जेक्ट भी हुआ करता था। तो ठीक है, ये भी आप पढ़ लेंगे। अब जो नया बचा वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस GA। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस GA है, बैंकिंग टाइप की। तो ये आपको डेली पढ़ना है। और इसको अगर आप पढ़ना शुरू भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसा है, तो IXM भी प्रोवाइड करता है फ्री बीपीडिया। तो वो फ्री बीपीडिया को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये है प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हमने डिसाइड किया, या फिर हम जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस हुए हैं IBPS RRB AFO के, उसके बेसिस पे हमने टॉपिक सेलेक्ट किए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना ही होता है, और उसके बेसिस पे हमने स्टडी प्लान बनाया है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप ये देखेंगे, IBPS RRB स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024 एंड 25 स्टडी प्लान है ये। इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये तो पेपर का पैटर्न है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, क्या करना है, वीक वाइज हमने दिया है। डे वाइज तो हमें भी पता है कि डे वाइज अगर हम ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए दे देंगे ना, तो डे वाइज वो पढ़ना और वो फॉलो करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए हमने वीक वाइज किया। आप उसको डे वाइज डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 7 कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए, क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक डायनामिक, जिसमें करंट वाला पार्ट होता है, एक स्टैटिक। दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर कंप्यूटर है, और फिर प्रोफेशनल नॉलेज जो हमारा एग्रीकल्चर है वो है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्वांट्स एंड DI स्टार्ट करनी है। अगर आपने ऑलरेडी की है तो मुझे कुछ बताने की या मुझसे कुछ सुनने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे होंगे और आपको अपनी वही प्रैक्टिस जारी रखनी है। ठीक है, अदरवाइज आप इस टाइप से इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कंसेप्ट समझिए, किसी भी टीचर को जिसको भी फॉलो करते हैं वहां से फॉलो कीजिए। कोर्स आपने लिया है, शॉर्ट वीडियोस देखिए, कंसेप्ट समझिए, और उसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिस। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सिमिलरली रीजनिंग में भी यही चीजें हैं। ओके, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो बताने की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, डायनामिक और स्टैटिक। और कंप्यूटर नॉलेज में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं।
और एग्रीकल्चर, ये तीनों चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या है, एक तो आप समझिए कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी है, हमारी जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अभी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले दिया है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे डिसाइड की जाती है ये, और उसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों किया जाता है क्यों मीटिंग होती है, कितने लोग होते हैं, ये सारे स्टैटिक में आता है। बट अभी क्या ट्रेंड है, क्या डिजिट्स हैं, वो पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ पे डायनेमिक में, तो इसलिए ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या करना है आपको, आपको एक एक टॉपिक लेके चलना है और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मैं हमेशा ये बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो, सेमेस्टर के लिए पढ़ना डिफरेंट है, एग्जाम के लिए पढ़ना डिफरेंट है। तो दोनों के लिए पढ़ने में डिफरेंस होता है। और जब आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड ही है, अभी नाबार्ड में तो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वहां पे हमारी स्ट्रेटजी दूसरी होती है, ये क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, आप जितना पढ़ते हैं पढ़िए, बट उसके बाद एमसीक्यू जरूर सॉल्व कीजिए। होता क्या है, हम पढ़ बहुत लेते हैं, हम एमसीक्यूज नहीं करते, और वही गलती होती है। ओके, सो ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब ऐसे वीक 2 का भी हमने दिया है, और इसमें आप देखेंगे एग्रीपीडिया, ये हमारा करंट एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसमें मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, रीजनिंग भी डिफिकल्ट थी, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी डिफिकल्ट थी, प्रोफेशनल नॉलेज भी डिफिकल्ट थी। डरने की बात नहीं है, बट ये समझने की बात है कि इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। तो ये सारे यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, हमने ऑलरेडी इसको डिवाइड किया हुआ है। आपको जस्ट क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको एज अ चेकलिस्ट यूज कीजिए। आपने क्या करना है कि देखिए, आप मान लीजिए 4th वीक में आपने केस लेट डीआई पढ़ लिया या पढ़ चुके हैं, आपने एक बार प्रैक्टिस किया, इसको टिक मार्क कर दीजिए, बस ये खत्म। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस का सीए, ये कोर्स में मिल जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ढूंढना है। देखो, कोर्स लेने का बेनिफिट ही ये चीज एक ये होता है कि आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती है। और आई एग्जाम भी, जहाँ पे सारी की सारी अच्छी फैकल्टी जिन्होंने बहुत सारे एग्जामिनेशन खुद से क्लियर किए, वो इस सारी चीजों को आपके लिए बना रहे हैं, रादर देन आपको पता है आज के टाइम पे कोई भी किसी को पढ़ा दे रहा है यूट्यूब में, तो वो भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर डेटा रिपोर्ट्स हमने सारी चीजें कर रखी हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद आपका छूटेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपको पता भी चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए स्टडी प्लान को जरूर फॉलो कीजिए। ये पूरा प्लान आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत अभी इलेबोरेट इसको नहीं कर रहा हूँ, खाली टाइम जाएगा हमारा क्या करना है। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो कट ऑफ हमारा हमारे कभी भी टारगेट नहीं हो सकता, बट ये समझने की बात होती है कि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आता है, और एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट समझ के ही हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत इजी नहीं समझना है। सो ये करना है आपको, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। ओके, सो ये था स्टडी प्लान, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का दिन संडे है, तो आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और जिस भी स्टूडेंट को कोर्स लेना है, आप कोर्स ले सकते हैं, और बहुत जल्दी इस चीज को लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को टेलीग्राम में बहुत टाइप के मैसेज आते हैं। मैक्सिमम क्या क्वेश्चन क्या आते हैं कि सर ये वाला नोटिफिकेशन कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये भी जानना और ये समझना। और मैं आपको सही बताऊं, जब कोई डिसीजन लेना है ना, तो 1000 बार सोचना है। तो ये स्ट्रेटेजी वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत कम बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये वाला टॉपिक, ये वाली रिपोर्ट, इसका ये पढ़े। तो आप समझ रहे हैं कि वो कैसे स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा सीरियस। और ये जो स्ट्रेटेजी जो बहुत अच्छे से फॉलो करके यहाँ पहुंच जाते हैं ना, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी होती है कि आप स्ट्रेटेजी बनाने में भी आपने बस भीड़ चाल नहीं चली, और साथ ही साथ आप सीरियसली होकर पढ़ रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली, आप देखो कि मैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरा मैक्सिमम टाइम तो वहीं पे जाता है स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने में। और ऑनलाइन होने का बेनिफिट ये कि कोई कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है। सो ये दोनों चीज अगर आप बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, तो मैं देखता हूँ कि फिर उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर दिस ईयर क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। तो फिर मैं जनरली ऊपर देखता हूँ कि पहले क्या चैट हुई है, 1 साल तक क्या चला है। तो उससे भी आइडिया लगता है कि आपने स्ट्रेटजी भी देखी और आप पूरे टाइम सीरियस भी रहे पढ़ाई को लेके, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, और अपनी पढ़ाई करते हुए चलना है। अपने संडे को भी यूज कीजिए, अपने टाइम को भी यूज कीजिए, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, मूवी टाइम, रील्स टाइम, सारे टाइम होने चाहिए, बट पढ़ाई का टाइम भी होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।